तो देखो बेटा, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे डेफिसिट्स ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, जब हम बैलेंस की बात करें करंट अकाउंट में, तो वो बैलेंस कब कहलाएगा? जब आपकी रिसीट आपकी पेमेंट के बराबर हो। रिसीट मतलब इनफ्लो और पेमेंट मतलब आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो जब आपका करेंसी का इक्वल हो तो वो अकाउंट बैलेंस में कहलाएगा। अब सरप्लस करंट अकाउंट तब रहेगा जब आपका नेशन क्या कर रहा है, रिसीव ज़्यादा कर रहा है अपने पेमेंट के कंपैरिजन में, और इस सिचुएशन में आपकी जो कंट्री होगी, नेशन होगी, दैट वुड बी अ लेंडर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, यहाँ बात ध्यान रखना। फिर डेफिसिट वाली सिचुएशन में जब करंट अकाउंट आपका डेफिसिट होता है, तब इसका मतलब है कि आपकी जो नेशन है, इट इज़ अ बोरोअर फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, क्योंकि देखो करंट अकाउंट का जो इम्बैलेंस है, चाहे वो सरप्लस हो चाहे वो डेफिसिट हो, वो एडजस्ट होता है आगे आपके कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में हम यही सब चीज़ें करते हैं, लैंडिंग और बोरिंग। तो सरप्लस होगा तो आप लैंड करोगे और डेफिसिट होगा तो आप बोरो करोगे। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट की। तो करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब क्या होता है? इट इज़ अ गैप बिटवीन मनी रिसीव्ड इनटू एंड सेंड आउट ऑफ कंट्री ऑन द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। और किस किस की बात की गई थी हमने? करंट अकाउंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी बात होगी। ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में डिफरेंस क्या होगा? करंट अकाउंट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या देखेगा? ओनली एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड, है ना। और वो तो उसका डेफिसिट मेजर क्या करेगा? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड ओनली। और करंट अकाउंट डेफिसिट में चारों चीज़, इसके चारों कंपोनेंट्स का देखेगा। ठीक है, मेजर करेगा मतलब गैप इन अर्निंग्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज एटसेट्रा। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट का लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या होगा? आपके ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, मतलब ये जो ट्रेड डेफिसिट होगा आपका, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, इसका लार्जेस्ट कंपोनेंट बनता, मतलब ये लार्जेस्ट कंपोनेंट बनता है आपके करंट अकाउंट डेफिसिट का। ठीक है, जैसे हमारी इंडिया कंट्री में भी बात कर लो, तो हम लोग सर्विसेज में नेट कहना चाहिए आपको एक्सपोर्टर है ना, या फिर नेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। हम लोग रेमिटेंसेस में नंबर 1 में आते हैं। ठीक है, भले ही आप मान लो कि आपकी प्राइमरी इनकम हम देते हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ा चंक है ना हमारे, कहना चाहिए करंट अकाउंट डेफिसिट का जो सबसे बड़ा कॉज है हमारे यहाँ, वो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। और ट्रेड डेफिसिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो कम है और इंपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, ट्रेड गैप कैसे निकालोगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना। और करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे निकालोगे आप? ये ट्रेड गैप मतलब गुड्स वाले पार्ट को प्लस कर लो, प्लस आप नेट करंट ट्रांसफर। नेट करंट ट्रांसफर मतलब करंट ट्रांसफर जो आपने दिए माइनस जो मिले, वो हो गया आपका नेट करंट ट्रांसफर्स। नेट इनकम अब्रोड मतलब नेट पेमेंट जो करी माइनस नेट इनकम जो मिली, सॉरी, टोटल इनकम जो बाहर पे करी माइनस टोटल इनकम जो मिली, उसको निकालोगे तो आप वो नेट नेट आएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को हम प्लस करेंगे तो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। और करंट अकाउंट डेफिसिट क्या बताएगा? कंट्री दैट द कंट्री हैज़ बिकम अनकम्पेटिटिव। ठीक है, और इन्वेस्टर्स वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे उस कंट्री में। ठीक है, अब देखो करंट अकाउंट जो अभी हमने पढ़ा, करंट अकाउंट इज इक्वल्स टू ट्रेड गैप प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स प्लस नेट इनकम अब्रोड। इसका क्या मतलब है? ट्रेड गैप तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बात हो रही है हमारी गुड्स की। ठीक है, नेट करंट ट्रांसफर जो हमारी सेकेंडरी इनकम है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब दो चीज़ें बचती है हमारी, और सर्विस और इनकम। ठीक है, तो देखो कोई भी कंट्री के पैसे कमाने के दो सोर्सेस होते हैं। ठीक है, टू सोर्सेस ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय पीपल इन अ कंट्री। ठीक है, एक सोर्स आपका होगा इनकम रिसीव्ड बाय पीपल ऑफ ए कंट्री हु वर्क इन फॉरेन कंट्रीज, है ना, जो कि फॉरेन कंट्रीज में काम करते होंगे। तो ये क्या कमा रहे होंगे? इन लोग कमा रहे होंगे प्राइमरी इनकम। ठीक है, और दूसरा इनकम फ्रॉम फॉरेन एसेट्स ओन्ड बाय कंट्रीज रेजिडेंट्स एंड बिजनेसेस नोन एज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की रहेगी तो इन लोग इन्वेस्टमेंट का पैसा कमा रहे होंगे। ठीक है, तो दोनों ही केस में इन लोग क्या कमा रहे हैं? इनकम कमा रहे हैं। तो ये जो हमने लास्ट थर्ड वाले कंपोनेंट की बात की थी, नेट इनकम अब्रॉड, तो इसका मतलब क्या है कि ये दो इनकम के सोर्सेस हैं, और एक्सपेंसेस के भी यही दो सोर्सेस हैं। या तो आपका पैसा आप आउटसोर्सिंग जॉब में लगाएंगे, या तो आप इन्वेस्टमेंट में स्पेंड करेंगे। ठीक है, तो डिविडेंड पेमेंट करेंगे मतलब, तो अगर जब आपने इनकम पे करी है वो हायर है इनकम रिसीव से, है ना, रिसीव्ड से, तब आपकी नेट इनकम जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, और उसी का उल्टा होगा आपकी दूसरी सिचुएशन में। ठीक है, अब हम इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट देखो 2001 से 2004 तक की अगर हम बात करें, तो इंडिया हैड करंट अकाउंट सरप्लस। ठीक है, इसकी हम कभी और बात करेंगे। अच्छा, ये आपके जो क्रक्स का मटेरियल है, ये पेज नंबर 6 की बात कर रही है यहाँ पे, है ना, एक्सटर्नल सेक्टर के पेज नंबर 6 का ये जो क्रक्स का मटेरियल है, वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। तो 2001 से 2004 तक की इंडिया का करंट अकाउंट सरप्लस था, बिकॉज इट वॉज अ टाइम बिफोर यूएसए सब प्राइम क्राइसिस व्हेन ग्लोबल इकोनॉमी बूम हैड इंक्रीज्ड अवर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी में बूम हुआ जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए और हमारा सरप्लस रहा। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ? इंडिया पे एक डेफिसिट की बहार आ गई, जो कि अभी तक की चल रही है, आपको है ना, अभी तक की चल रही है, और -2.2% ऑफ जीडीपी भी हो चुका हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट को हम जब जीडीपी से मिलाते तो ऐसे बताते हैं। ठीक है, अब 2020 और 2021 के टाइम में कोरोना की वजह से इंडिया के इंपोर्ट्स डिक्रीज हो गए, बट एक्सपोर्ट्स नहीं हुए, है ना। मतलब कंपैरिजन के मामले में इंडिया के इंपोर्ट्स कम हो गए एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन में, तो इंडिया ने विटनेस किया करंट अकाउंट सरप्लस 2021 फाइनेंशियल ईयर में, 17 सालों के बाद, मतलब आप समझ रहे हैं 17 सालों के बाद हमने करंट अकाउंट सरप्लस देखा, वो भी ड्यू टू कोरोना। ठीक है, फिर रीसेंट सिनेरियो अगर आप देखें तो इंडिया अभी भी करंट अकाउंट डेफिसिट में है ना, विच इज अराउंड 4.4% ऑफ जीडीपी, है ना। फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
अच्छा 2020 में 1.3% ऑफ जीडीपी था, 9.7 बिलियन, लेकिन अभी कितना है 36.4 बिलियन यूएस डॉलर्स। मतलब आप समझ रहे हैं कि अभी 1.3 से 4.4, मतलब आप देखें कि 2022 और 2023 में 1.3 से 4.4% ऑफ जीडीपी हो गया है। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना बढ़ चुका है आप देखें। ठीक है, ये रीसेंट बातें आपको जानने जरूरी है ना, क्योंकि क्या होगा, आपके प्रीलिम्स में ऐसा सवाल पूछ सकते हैं कि 2022 में ज़्यादा रहा, 2023 में कम हो गया, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो आपको ये रीसेंट बातें आपको जानने को, मतलब जीडीपी के तौर पे, है ना, करंट अकाउंट बैलेंस ऐसा भी है, तो आपको ये सब पता रहना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉजेज़ की, कि हमारे यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज़्यादा कैसे होता है। हमने देख तो लिया होता बहुत है, लेकिन क्यों होता है इतना, अब हम इसमें गौर फरमाएंगे। ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं ये चैट जीपीटी के नोट्स हैं। ठीक है, तो आप इसमें से ही रेफर कर लें इसको डायरेक्ट। ओके, तो हम 4-5 हेड्स में बाकी जितने भी कॉजेज़ हैं, है ना, जितने भी कॉजेज़ हो सकते हैं उनकी ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रुपिंग करने से, पढ़ने से आपको एक तो मटेरियल अच्छा मिल जाएगा प्रेजेंट करने का, ऊपर से आपको समझ में आएगा कि कैसे, किस टाइप के कैसे कॉजेज़ हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल कॉजेज़ के बारे में। अच्छा, स्ट्रक्चरल कॉजेज़ क्या रहेंगे, आपके डीप रूटेड या फिर लॉन्ग टर्म कॉजेज़ रहेंगे, लॉन्ग टर्म फैक्टर्स रहेंगे, जो कि हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर है ना, जो कि शॉर्ट टर्म कंडीशंस अगर सुधर भी जाएं तब भी आपके रहेंगे, परसिस्ट करेंगे। ठीक है, दे परसिस्ट इवन व्हेन शॉर्ट टर्म कंडीशंस इंप्रूव, है ना। ये क्यों है, और इकोनॉमी के स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल इंपोर्ट डिपेंडेंस। ठीक है, जनरली जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं वो क्रॉनिक डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट से सफ़र करती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ कैपिटल गुड्स, अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी होती है, इंडिजीनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ की कमी, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस का वीक होने की वजह से। ठीक है, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं ये इंपोर्ट डिपेंडेंस होने के। समझ में आ रही है आपको बात, है ना। अब ये तीनों चीज़ें नहीं रहेंगी, आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो आपको कैपिटल गुड्स जो हैं, जो बाकी सामान के बनाने के लिए आपको चाहिए रहेंगे, वो भी आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। आपकी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी कम रहेगी तो आपको टेक्नोलॉजी इंटेंसिव गुड्स या फिर टेक्नोलॉजिकल नो हाउ का इंपोर्ट करना होगा, है ना। आपके इंडिजिनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, एब्सेंस है जिसका, तो आपको बाकी के गुड्स एंड सर्विसेज का भी क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो पेट्रोलियम एंड एनर्जी प्रोडक्ट्स हो, क्योंकि ये सारी चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में कमी है ना आपकी इकोनॉमी में, कि आपका इकोनॉमी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही है, या मैन्युफैक्चरिंग बेस ही बहुत ज़्यादा वीक है, या टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ नहीं है, जिस कारण आपकी कंट्री को कैसे रहना पड़ेगा, इंपोर्ट डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सारी चीज़ों को रोक भी नहीं सकते, कट भी नहीं कर सकते, और इन सारी चीज़ों की वजह से आपका इंपोर्ट बढ़ेगा और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। समझ में आ रही है आपको बात, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल इंपोर्ट डिपेंडेंस। नाउ द सेकंड वन इज नैरो एंड इनइलास्टिक एक्सपोर्ट बेस, कि आपका जो एक्सपोर्ट बेस है, देखो ये तो आपके कॉस्ट थे, जो पिछली बारे में कॉस्ट थे वो थे आपके, कि आपको इंपोर्ट ज़्यादा क्यों करना पड़ रहा है। अब आप बताओ कि आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, चलो इंपोर्ट आप कर रहे हो, कैपिटल गुड्स का कर रहे हो, है ना, लेकिन आपके एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट के 2 मेन रीजन होते हैं, एक तो आपका इंपोर्ट का बड़ा होना, दूसरा आपके एक्सपोर्ट्स का कम होना। तो आपका एक्सपोर्ट कम क्यों है, नैरो एंड इनइलास्टिक एक्सपोर्ट बेस के कारण। ठीक है, आपके जो डाइवर्सिफिकेशन है बहुत लिमिटेड है, चाहे डाइवर्सिफिकेशन हम बात करें प्रोडक्ट्स की, मार्केट्स की, तो ये आपका जो होना चाहिए वो कम है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो एक्सपोर्ट है वो बहुत प्राइमरी है और बहुत लो वैल्यू गुड्स में है, तो लो वैल्यू गुड्स में रहेगा तो आप जितना ही प्रोडक्शन कर लो आपका रेवेन्यू जनरेशन उससे तो कम ही रहेगा। समझ में आ रही बात, और आपका जो एक्सपोर्ट्स है ना, अब वैल्यू चेन्स के लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपकी ब्रांडिंग पुअर होगी तो आप उसको ज़्यादा प्राइस में बेच नहीं पाओगे इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, और ग्लोबल वैल्यू चेन्स का लिमिटेड इंटीग्रेशन होगा, जिससे आपका प्रोडक्ट, मतलब आपका मार्केट बड़ा नहीं हो पाएगा, मार्केट बड़ा नहीं होगा तो आपका एक्सपोर्ट बेस तो क्या होगा, नैरो ही रहेगा, छोटा ही रहेगा। ठीक है, और एक्सपोर्ट्स राइज नहीं करेंगे प्रोपोर्शनली विद ग्लोबल डिमांड, है ना। ये हो गया हमारा। फिर तीसरा हमारा स्ट्रक्चरल एनर्जी डेफिसिट, है ना। एनर्जी डेफिसिट, एनर्जी का मतलब है आपके एनर्जी प्रोडक्शन से, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे कोल हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे नेचुरल गैस हो। ठीक है, तो ये सब एनर्जी के सोर्सेज के लिए आपको हैवीली रिलाई करना पड़ेगा इंपोर्ट्स में। कब, जब आपका डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन फेल कर जाएगा ग्रोइंग डिमांड को मीट करने के लिए। समझ में आ रही है आपको बात, तो इससे क्या होएगा, अच्छा ऐसा क्यों होएगा, और कि आपका डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन फेल हो जाएगा डिमांड को मीट करने से, क्योंकि आपके पास हो सकता है रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हो, कि आपके पास रिसोर्स ही नहीं हो, आपके पास इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस हो, है ना, और आपके पास स्लो ट्रांजिशन हो आपकी इकोनॉमी में टू रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे आज भी सोलर पैनल हमारे यहाँ उतने ज़्यादा मतलब एक्सटेंसिवली नहीं अपनाए जा रहे हैं। ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर वेरी गुड, है ना, इन्वायरमेंटली भी और आपके इकोनॉमिकली भी बहुत सही रहते हैं, बट फिर भी, है ना, और इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इन कारणों की वजह से आपको हैवीली क्या होना पड़ेगा, डिपेंडेंट होना पड़ेगा इंपोर्ट्स में एनर्जी के सोर्सेज के लिए। ठीक है, फिर इससे भी इंपोर्ट बढ़ रहा है आपका, टेक्नोलॉजिकल के कारण क्या होगा, आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगी, इनोवेशन में कम रहेंगी, ऑटोमेशन में कम रहेंगी, जिससे टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, प्लस आपका इनोवेशन, लैक ऑफ इनोवेशन के कारण उन लोग जो न्यू ट्रेंड है वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, आपकी क्वालिटी कम रहेगी, जिस कारण से क्या होगा, आप
एक्सपोर्ट करोगे लो वैल्यू गुड्स को जिसकी मार्केट इंटरनेशनली बिल्कुल नहीं रहेगी, तो आपका एक्सपोर्ट कम होएगा। अच्छा, दूसरी बात इम्पोर्ट साइड से देखें तो आप इम्पोर्ट करोगे टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ का, जो कि गुड है, मतलब जो कि अच्छा है आपके एक डेवलपिंग नेशन के लिए, बट फिर भी ये करंट अकाउंट डेफिसिट को आपके बढ़ाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम देखना चाहें तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा एक बुरी कंडीशन नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप एक डेवलपिंग नेशन की बात करें तो ये जितने भी हमने चारों पॉइंट पढ़े स्ट्रक्चर वाले पॉइंट है ना, तो स्ट्रक्चरल कॉजेज वहाँ रहेंगे ही, जिसकी वजह से हम लोग इंपोर्ट में डिपेंडेंट रहेंगे, एनर्जी के लिए इंपोर्ट्स में डिपेंडेंट रहेंगे, आपके टेक्नोलॉजी नो हाउ के लिए डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, और उनका एक्सपोर्ट बेस भी कम रहेगा, जिसकी वजह से हम लोग इंपोर्ट में डिपेंडेंट रहेंगे और उनका एक्सपोर्ट्स कम होएगा ही होएगा, है ना। लेकिन ये भी तो कॉजेज है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा लो प्रोडक्टिविटी एंड कंपेटिटिवनेस। ठीक है, अब देखो ये किस वजह से, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होने की वजह से, आपके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से, और आपके लेबर मार्केट रिजिड होने के कारण, इन सब चीज़ों के कारण आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी में आपका बढ़ रहा है, तो आपके जो प्राइस है गुड का वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब प्राइस इंक्रीज होएगा तो सेलर तो है जो वो बिल्कुल प्राइस में ही, मतलब कॉस्ट में ही तो अपनी चीज़ें बेचेगा नहीं, उसका प्रॉफिट मार्जिन भी रहेगा। तो मतलब ओवरऑल जो आपको कहना चाहिए प्राइस है वो बढ़ जाएगा गुड्स का। तो इंटरनेशनल मार्केट में आपके जो डोमेस्टिक गुड्स हैं वो अपने कंपेटिटिवनेस को कम कर देंगे, क्योंकि हमारे कोई भी मार्केट में एक गुड तभी आपका कंपेटिटिव रहेगा जब वो कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छा माल बेचेंगे सॉरी। ठीक है, और जब प्राइस ही बढ़ रहा है तो अब आप क्या ही करोगे, आप सोच लो, है ना, कंपेटिटिवनेस आपकी कम हो जाएगी। फिर सिक्स पॉइंट हमारा डेमोग्राफिक एंड कंजम्पशन स्ट्रक्चर। अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर क्या बताएगा, आपकी डेमोग्राफी मतलब आपकी पॉपुलेशन से रिलेटेड होगा। हमारे इंडिया में लार्ज पॉपुलेशन है, तो हमारी कंजम्पशन डिमांड भी कैसी होगी, हाई होगी। ठीक है, तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अगर आपके डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ेगा, तो क्या होएगा, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। ठीक है, और हमारे एक्सपोर्ट साइड से अगर देखें तो राइजिंग मिडिल क्लास प्रेफर करेगा इंपोर्टेड कंज्यूमर गुड्स को। अच्छा, ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि मिडिल क्लास क्या चाहेगा, लग्जूरियस प्रोडक्ट चाहेगा। लग्जूरियस प्रोडक्ट से आपके जो इंपोर्ट्स हैं, मतलब वो इंपोर्ट बढ़ा देगा अपने, है ना, वो बाकी देशों से चाहेगा कि मेरे पास मर्सिडीज हो, फरारी हो, है ना, लुई विटॉन का बैग हो, ये हो वो हो, तो ये सब चीज़ क्या आपके इंपोर्ट ही करानी पड़ेगी, और इंपोर्ट कराओगे आप तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आप रीसेंट इशू भी देखना चाहते हैं, जो राइजिंग मिडिल क्लास है इंडिया का, है ना, ये भी रीसेंट इशू है आपके करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का, क्योंकि इन लोगों की चाह क्या रहती है कि हम भी क्या करें, इंपोर्ट्स करें, लग्जूरियस प्रोडक्ट्स मंगवाएं, है ना, लुई विटॉन, ये ज़ारा, ये वो, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ेगा, और आपकी लार्ज पॉपुलेशन तो है ही, जिससे जो क्या करेगी, कंजम्पशन डिमांड को बढ़ा रही है, तो आपका जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा हो रहा है आपके एक्सपोर्ट से। स्ट्रक्चरली ये सब चीज़ों के कारण यही हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चरल कॉजेज देखे। ठीक है, अब हम दूसरे कॉजेज देखेंगे, दैट आर दोज आर साइक्लिकल या फिर मैक्रो इकोनॉमिक कॉजेज। ठीक है, अच्छा देखो आपके अगर बिजनेस साइकिल में आप, ये बिजनेस साइकिल से रिलेटेड है ना, दीज कॉजेज आर शॉर्ट टू मीडियम टर्म। जो स्ट्रक्चर वाले थे वो लॉन्ग टर्म कॉजेज थे। ठीक है, और ये शॉर्ट से मीडियम टर्म तक की रहेंगे, और ये फ्लक्चुएट करेंगे विद इकोनॉमिक साइकिल्स, जो आपकी बिजनेस साइकिल्स रहती है। ठीक है, तो अगर देखो फर्स्ट कॉज है हमारा हाई डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। अगर आपके डोमेस्टिक कंट्री में इन्फ्लेशन है मतलब प्राइस राइज कर जाएंगे सारी चीज़ों के, जिससे क्या होएगा कि आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव बन जाएंगे, कंपेटिटिवनेस खो जाएगी, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। फिर इंपोर्ट्स आपके एंकरेज होंगे, क्योंकि सामने वाला क्या चाहेगा कि अगर मेरे यहाँ 100 रुपये की मैगी मिल रही है तो मैं क्यों ना इंपोर्ट करा लूँ 90 रुपये की मैगी, 80 रुपये की मैगी चाइना से। समझ में आ रही है आपको बात, तो मैं इंपोर्ट बढ़ा दूंगी और एक्सपोर्ट मेरा वैसे ही कम हो जाएगा, तो ये ट्रेड बैलेंस का क्या होएगा, वर्स हो जाएगी, वर्सनिंग ट्रेड बैलेंस बन जाएगा इससे। ठीक है, एक्सपोर्ट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंपोर्ट क्या हो रहा है, सॉरी एक्सपोर्ट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इंपोर्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, सेकंड आप देखें एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन। ओवर वैल्यू अगर आप कर दें अपनी करेंसी को, करेंसी एप्रिसिएशन मतलब होता है करेंसी का स्ट्रॉन्ग हो जाना, करेंसी की हो जाएगी महंगी हो जाएगी आपकी। पहले $1 अगर आपका 80 रुपये ले पा रहा था, अब $1 अगर आपका 60 रुपये लेने लगे, है ना, एकदम से आपने कर दी ओवर वैल्यू अपनी करेंसी को, तो एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, अपनी कंपेटिटिवनेस को खो जाएंगे। पहले जो एक गोरा है ना, जो वो $1 देके 80 रुपये की चीज़ खरीद पाता था, है ना, अब वो $1 लेके केवल 60 रुपये की चीज़ खरीद पाएगा। मान लो कि एक गोरे को पहले 240 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए कितने डॉलर देने पड़ रहे थे, $3। अब उसको कितने देने पड़ेंगे, $4। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया, महंगा हो गया ना सामान, अपनी करेंसी के एप्रिशिएट होने से उसके लिए तो सामान महंगा हो गया, तो वो एक्सपोर्ट की डिमांड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, जिससे हमारे एक्सपोर्ट की कंपेटिटिवनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब इसकी वजह से। ठीक है, और इंपोर्ट कंजम्पशन हमारा बढ़ जाएगा। अब ऐसे कैसे, क्योंकि देखो जो हम सामान मान लो $1, मान लो कोई चीज़ आ रही थी आपकी $3 की। ठीक है, तो पहले हमें कितने रुपए देने पड़ रहे थे, 3 × 80 मतलब 240 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, है ना। अब वो $3 की हमें कितने पड़ेगी, 3 × 60 180 की। तो कहाँ आप मान लो आप 240 रुपीज़, कहाँ आप मान लो 180 रुपीज़, तो ये कितने का फर्क आ गया, 60 रुपीज़ का फर्क आ गया, मेरे 60 रुपीज़ बचेंगे ना। तो मैं क्या चाहूंगी कि मैं यार और खरीद पा रही हूँ, है ना, मेरे पैसे जेब में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं मुझे, तो मैं अपनी इंपोर्ट्स कंजम्पशन को क्या कर दूंगी, बढ़ा दूंगी। तो देखो पिछली वाले जैसे इंपैक्ट हुआ ना इन्फ्लेशन जैसा, कि जैसे इन्फ्लेशन में हो रहा था एक्सपोर्ट्स कम इंपोर्ट्स ज़्यादा, तो वैसे ही आपके एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन में भी सेम इफेक्ट आएगा। ठीक है, थर्ड आपका है
रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब जो आपकी इकोनॉमी है उसमें रैपिडली ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ हो रही है मतलब सब लोगों की इनकम बढ़ रही है ना? अब इनकम बढ़ रही है तो क्या होएगा कि लोग जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, है ना? अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उन लोग अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो डिमांड है वो बढ़ा देंगे, है ना? कार चाहिए रहेगी, टीवी चाहिए रहेगी, ये सब चाहिए रहेगा तो इंपोर्ट्स हायर हो जाएंगे। प्लस आपके जो फैक्ट्री वाले हैं, है ना? क्योंकि हायर इनकम डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ाएगा तो आपको रॉ मटेरियल प्लस कैपिटल गुड्स की डिमांड भी वो बढ़ा देंगे, तो इससे इंपोर्ट्स इसके भी बढ़ेंगे। अच्छा, ये वाला सही है, ग्रोथ लेट सीएडी फिनोमिनन जो है ये कॉमन है। अच्छा, कॉमन भी है और सही भी है क्योंकि हमारी इकोनॉमी की भी ग्रोथ हो रही है, इससे हमारे डोमेस्टिकली जो है कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल की डिमांड से हमारे यहाँ भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है? और कंज्यूमर ड्यूरेबल से तो कंज्यूमर्स का भी फायदा हो रहा है, तो ये वाला सही है, ठीक है? अब आप फोर्थ में आए, फिस्कल डेफिसिट या फिर ट्विन डेफिसिट हाइपोथेसिस। तो देखो, फिस्कल डेफिसिट मतलब होता है कि जब आपका जो फिस्कल मतलब रिलेटेड टू गवर्नमेंट और डेफिसिट मतलब कमी। देखो, फिस्कल डेफिसिट मतलब होता है कि गवर्नमेंट आपका जो एक्सपेंडिचर है वो अपनी इनकम से ज़्यादा कर रही है, मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की इनकम से ज़्यादा है ना? और हाई फिस्कल डेफिसिट का मतलब बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा कर रही है। अच्छा, स्पेंड कहाँ करेगी? वो कंट्री में ही करेगी। कंट्री में एक्सपेंड ज़्यादा करेगी तो मतलब कंट्री में लोगों की इनकम ज़्यादा बढ़ेगी। अब लोगों की इनकम ज़्यादा बढ़ेगी तो लोगों की एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है? तो अब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो ये किस में लीड करेगी? लीड टू हायर इंपोर्ट्स, है ना? तो ये है ट्विन डेफिसिट हाइपोथेसिस, मतलब कि आपका हायर फिजिकल डेफिसिट लीड करेगा हायर एग्रीगेट डिमांड में और हायर एग्रीगेट डिमांड लीड करेगी आपके हायर इंपोर्ट्स में, जो कि लीड करेगा आपके हायर करंट अकाउंट डेफिसिट में, ठीक है? ये दो हैं, दो डेफिसिट्स, ठीक है? तो अब देखेंगे हम तीसरे फैक्टर्स या फिर तीसरे हेडिंग विच इज इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी रिलेटेड कॉजेस, ठीक है? ये होंगे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, है ना, या फिर हमारी पॉलिसी से रिलेटेड फैक्टर्स जो कि हमारी गवर्नमेंट बताएंगे, ठीक है? कि आपकी पॉलिसीज में क्या खराबी है, आपके इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में क्या खराबी है जिससे आपके इंपोर्ट्स तो बढ़े हुए हैं, आपके एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं। तो फर्स्ट हमारा इनएफिशिएंट ट्रेड पॉलिसी, कि आपकी ट्रेड पॉलिसी क्या है? इनएफिशिएंट है। क्या कर रही है? लैक ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स, कि आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स की कमी है जिससे आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं पा रहे हैं। या तो आप लोग बहुत ज़्यादा कस्टम चार्जेस लगा के रखे हैं, या तो आपके यहाँ जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ज़्यादा सब्सिडी नहीं दी जाती है, टैक्स ज़्यादा लिया जाता है जिससे लोग बना ही नहीं पा रहे हैं, या फिर बनाने के लिए विलिंगनेस नहीं है उनके अंदर। समझ में आ रही बात? एंड इनएडिक्वेट ट्रेड फैसिलिटेशन, कि आप उनको ट्रेड करने के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं दे रहे, आप एयरपोर्ट्स नहीं दे रहे हैं, आप वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं, या फिर दे रहे हैं तो बड़ी चार्जेस हैं जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, उनकी प्रॉफिट मार्जिन नहीं बन पा रहा है, ठीक है? तो ये होगा आपकी इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी रिलेटेड कॉजेस की वजह से, ठीक है? ये फर्स्ट कॉज है हमारा। फिर सेकंड कॉज है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स, कि यही बात कर रही थी मैं कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके लॉजिस्टिक्स में कमी है, ठीक है? तो देखो, ये जो है आपका पोर्ट, ठीक है, हाई फ्रेट कॉस्ट, स्लो कस्टम्स क्लियरेंस की, ये सारी चीज़ों के कारण, है ना, जो है आप लोगों के जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो एक्सपोर्टर्स हैं वो आगे नहीं आ रहे हैं, ठीक है? पोर्ट कंजेशन के कारण, फ्रेट कॉस्ट बहुत हाई होने के कारण, कस्टम क्लियरेंस के कारण आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी दोनों ही कम होती है, ठीक है? अब देखो, वीक सर्विसेज एक्सपोर्ट लिंकेजेस, सर्विसेज सरप्लस इनसफिशिएंट टू ऑफसेट मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट। जो आपके सर्विसेज एक्सपोर्ट है ना, हमें पता है कि हमारा जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो सरप्लस में रहता है, बट इट इज इनसफिशिएंट, ये इनसफिशिएंट है। मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट के सामने आपका सर्विस का सरप्लस जो है वो इनसफिशिएंट हो रहा है कवर करने को। मतलब आप मानो कि सर्विस का सरप्लस है आपका 5 का, लेकिन आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो है आपका 10 का, तो ये तो 5 ही ऑफसेट कर पाएगा, तब भी 5 आपके जो है वो डेफिसिट में है, तो आपको सर्विसेज को और ज्यादा बढ़ावा देना है। फोर्थ हेडिंग है हमारी एक्सटर्नल एंड ग्लोबल फैक्टर्स, ठीक है? तो फर्स्ट है, आप मान लो कि आपका ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, कि आपकी ग्लोबली है ना, जो ग्लोबली ही मतलब कहना चाहिए आपका कि डिमांड कम हो रही है, मतलब स्लो डाउन है, तो डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाँ, हालांकि ये बात सेम रहे हमारी कंट्री में भी लागू रहेगी कि जो है हमारी भी तो फिर इंपोर्ट्स कम रहेंगी ना, क्योंकि हमारे यहाँ भी स्लो डाउन रहेगा, तो हमारी इंपोर्ट्स भी कम रहेंगी, एक्सपोर्ट्स भी कम रहेंगी। लेकिन देखो, हमें पता है कि हमारी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा होती है किससे? टूरिज्म वगैरह सर्विसेज से, हमारी रेमिटेंसेस वगैरह से, लेकिन ये भी लोअर हो जाएंगी। अब ये लोअर हो जाएंगी तो भले ही वो दोनों आपका मान लो सेम है, लेकिन इनके कम होने की वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी कैसे हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो इस पॉइंट में ये दोनों चीज़ आप लिखना कि लोअर रेमिटेंसेस और टूरिज्म रिसीप्ट्स के कारण भी ऐसा होगा, ठीक है? फिर कमोडिटी प्राइस शॉक्स। अच्छा देखो, ये तो हो गया आपका ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, की पूरी इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है। अब सेकंड है हमारा कमोडिटी प्राइस शॉक्स, है ना, कि जो कमोडिटी आप इंपोर्ट कर रहे हो उसके प्राइस में बदलने से आपका कितना बड़ा झटका लग सकता है आपको। देखो, हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं? ऑयल, गोल्ड, फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह। तो अगर इनके प्राइस में बढ़ोतरी आ जाए तो सोचो हमारा क्या होगा? हमारे इंपोर्ट्स बिल राइज कर जाएंगे। इंपोर्ट्स बिल राइज कर जाएंगे तो आपके इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जिससे आपकी कंट्री में भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और फिर वही बात, इन्फ्लेशन बढ़ा तो करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ जाएगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के कॉज एंड इफेक्ट वाले रिलेशनशिप है यहाँ पे, ठीक है? थर्ड पॉइंट देखो, प्रोटेक्शनिज्म इन डेवलप्ड इकोनॉमीज, है ना, ये भी एक बड़ा कारण है। देखो, जैसे यूएसए क्या कर रहा है? प्रोटेक्शनिज्म ही तो कर रहा है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो इन लोग क्या कर रहे हैं? टैरिफ लगा रहे हैं, कोटा लगा रहे हैं। तो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट्स, है ना। तो जो हमारे यहाँ से जा रहा है, तो यूएसए क्या बोल रहा है? हम 50% टैरिफ लगाएंगे, तो जो हमारे यहाँ से 100 रुपये की चीज़ जाएगी वो वहाँ पे 150 की बिकेगी। तो 150 की कौन खरीदेगा बताओ? मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे रही हूँ कि 50% अगर उन्होंने टैरिफ लगा लिया, अब मैं 100 रुपये बोल रही हूँ, अब आप मान लो कि 100 1 लाख की कोई चीज़ है और उसमें 50,000 का टैक्स लगा दे कोई, तो 1.5 लाख की चीज़ खरीदेगा कौन? आप ये बताइए। तो ये सारी चीज़ें क्या कर जाएंगे? आपके एक्सपोर्ट्स को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। अब एक्सपोर्ट्स कम होगा तो फिर हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको ये जितने भी हमने हेडिंग समझी, फर्स्ट हेडिंग थी हमारी स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सेकंड हेडिंग थी हमारी किससे रिलेटेड?
याद करिए। सेकंड हेडिंग थी हमारी साइक्लिकल या फिर मैक्रो इकोनॉमिक कॉजेज से रिलेटेड। थर्ड थी हमारी इंस्टीट्यूशनल कॉजेज से रिलेटेड। और फोर्थ थी हमारी कौन सी, ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है, ग्लोबल या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट में ये आप लोग समरी की तरह एक यूज़ कर सकते हैं, है ना। और स्ट्रक्चरल को कैसे रहेंगे, लॉन्ग टर्म रहेंगे, है ना, इकोनॉमी में डीप रूटेड रहेंगे, इनको रिफॉर्म की ज़रूरत है और बहुत डेंजरस हैं ये वाले। फिर साइक्लिकल देखें तो आप ये शॉर्ट टर्म रहेंगे, ये किसके वजह से रहेंगे, आपकी इकोनॉमिक साइकिल्स की वजह से रहेंगे, सेल्फ करेक्ट कर लेते हैं ये अपने आप को, और ये लेस हार्मफुल रहते देन योर स्ट्रक्चरल वंस। और ये लास्ट में आप कंक्लूडिंग जो है स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमने देखा कि क्या कि फैक्टर्स या फिर कॉजेज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। अच्छा, हम इश्यूज से भी की भी बात करेंगे कि हमारे इश्यूज क्या हैं करंट अकाउंट डेफिसिट में, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा इशू है इंपोर्ट ऑफ ऑयल। हम लोग इंडिया का सबसे बड़ा मेजर पार्ट है जो इंपोर्ट लिस्ट में, वो है हमारा क्रूड ऑयल। और इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है ऑयल कंजम्पशन के मामले में, आफ्टर चाइना एंड यूएसए, ठीक है, यूएसए और चाइना के बाद इंडिया। और हम लोग का पर डे कहना चाहिए कंजम्पशन अराउंड 5 मिलियन बैरल्स अ डे, ठीक है। और ऑयल डिमांड 3 से 4% तक की बढ़ रही है। और इस एस्टिमेशन से देखा जाए तो अगले डिकेड में, अगले 10 सालों में हमारा कंजम्पशन होगा 7 मिलियन बैरल्स अ डे, ठीक है। अब अगर आप देखें तो कुछ पॉइंट्स आप देखेंगे तो देखेंगे कि इंडिया ने कितने इंपोर्ट किया था 2021-2022 में। हमने इंपोर्ट किया था 212 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल। और अगर आप देखें उसके पिछले साल में, मतलब 2020 कहना चाहिए, तो 196 था, ठीक है। अच्छा, ये कम क्यों था, कोरोना के टाइम, कोरोना की वजह से भी कम था। अच्छा, अप्रैल 2022-2023 की बात करें तो ऑयल डिपेंडेंस कितनी थी, 86.4% अगेंस्ट 85.9%। अच्छा, नंबर्स में ज़्यादा नहीं जाना, बस आप देखना कि धीरे धीरे ट्रेंड कैसा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये देखें, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, नंबर्स तो आप भी याद नहीं कर पाएंगे, देखो इतना आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो 86.4 से, मतलब 85.9 से 86.4 आपकी ऑयल डिपेंडेंस बढ़ रही है, ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस। इससे क्या हो रहा है, ये क्या बता रहा है कि आपकी ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा, बढ़ रही है का मतलब आप इंपोर्ट ज़्यादा करोगे, इंपोर्ट ज़्यादा करोगे तो मतलब हायर क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल होगा, जो कि एक बड़ा डेंट भी बन सकता है आपके मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में, ठीक है। अच्छा, इम्पैक्ट क्या होता है इसका इम्पैक्ट क्या होएगा कि इंडिया बहुत बड़ी एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री। अच्छा देखो, कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो होती हैं, और इसके कारण भी हमने देखे कि उनके यहाँ मान लो एनवायरमेंट से रिलेटेड इशू है ना, रिसोर्सेस नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है, ठीक है। तो इससे होएगा क्या, ग्लोबल टर्माइल, जैसे कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है। अब रशिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, आपको कहना चाहिए, नेचुरल गैस वगैरह का। लेकिन इन क्राइसिस में क्या होएगा कि जो इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज हैं उन लोग बहुत सफर करेंगी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, किस किस तरह से इंपैक्ट पड़ सकता है, देखो। फर्स्ट हमारा इंक्रीज्ड इंपोर्ट बिल। क्रूड ऑयल जो है मैक्सिमम शेयर रखता है, हमने देख लिया टोटल इंपोर्ट्स में। और अगर ग्लोबल प्राइसेस में कोई भी बढ़ोतरी हुई, कोई भी हाइक आया, तो इससे हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है, और करंट अकाउंट डेफिसिट में बहुत बड़ा डेंट पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ जाएगा, है ना। किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से, जो कि आपका ग्लोबल प्राइसेस की बढ़ोतरी में है, ठीक है, सिर्फ इस वजह से। फिर सेकंड आप देखो इन्फ्लेशन, कोई भी इंक्रीज होएगा अगर क्रूड ऑयल के प्राइस में, तो वो डायरेक्टली हमारे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में नजर आने वाला है। कैसे, क्योंकि क्रूड ऑयल से ही आपकी कई सारी मशीनें चलती हैं, आपकी कई सारी फैक्ट्रीज चलती है, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलता है, इवन हमारे एक्सपोर्ट्स का भी बहुत बड़ा पार्ट है पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह का एक्सपोर्ट करना। तो इन सारी, इस सिर्फ क्रूड ऑयल के प्राइस के बढ़ने से एक तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट तो बढ़ेगा ही, दूसरा हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में भी इन्फ्लेशन आएगा, तीसरा इन्फ्लेशन इन इंपोर्ट्स। देखो, करंट अकाउंट डेफिसिट जब बढ़ेगा तब आपका करेंसी हमारी क्या होगी, वीक। करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ तो उस वजह से हमारी कंट्री की करेंसी वीक हुई, करेंसी वीक होगी तो आपके जो जितने भी इंपोर्ट्स हैं वही सारे हमारे लिए क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। अब महंगे हो जाएंगे तो क्या होएगा कि आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा ड्यू टू इंपोर्ट्स। अब इन्फ्लेशन होएगा तो आरबीआई क्या करेगी, एक्शन लेगी, लेकिन आरबीआई का एक्शन भी क्या होएगा, हमारे इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स में डिक्रीज लाएगा, है ना, क्योंकि ऑफिशियल रिजर्व से आरबीआई क्या करता है, निकाल लेता है डॉलर को, है ना। अब निकाल लेता है, सप्लाई बढ़ाता है, मतलब सप्लाई बढ़ाता है तो फिर से हमारी करेंसी क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब ये सारी चीज़ केवल किसकी वजह से हो रही है, हाइक इन ग्लोबल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल की वजह से हो रही है। इसलिए हमने क्या करना है, अपने ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना है, हमें लेस डिपेंडेंट बनना है इंपोर्ट्स में। किसके इंपोर्ट्स में, ऑयल के इंपोर्ट्स में। तो इंडिया कर क्या रही है, इंडिया कर रही है ये सारी चीज़ें। देखो, फर्स्ट है हमारा इनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इनकरेज कर रहे हैं। 1991 से पहले, है ना, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स से पहले ओएनजीसी ही थी और अदर पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही थी जो कि अलाउ की जाती थी सरकार द्वारा एक्सप्लोर करने को ऑयल, गैस एंड हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स को। लेकिन 1991 के लिबरलाइजेशन नॉर्म्स के तहत जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं सबको खोल दिया गया है एक्सप्लोर करने को, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा, गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज लाई हैं ताकि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस को बढ़ा सकें, ठीक है।
और इनके आपको नाम बस याद रखने पड़ेंगे प्रीलिम्स में और मेंस में नाम लिखने को बस आएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है? और एक बेसिक आइडिया कि ये किस लिए है, ठीक है? तो तीसरा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंट ईयर्स में जो अब आप अपना अटेम्प्ट भी देंगे तब भी ये रीसेंट ही रहेगा। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, दैट इज ईबीपी, है ना, विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, कटिंग कार्बन एमिशंस एंड बूस्टिंग फार्मर्स इनकम। तो ये आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा, तो मैं इसकी अलग वीडियो लाऊंगी, बट आप इसको ऊपर ऊपर से भी पढ़ लें। तो गवर्नमेंट हैज़ एडवांस टारगेट्स फॉर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड E20 टू 2025 फ्रॉम 2030, मतलब कि फ्रॉम 2025 टू 2030 वगैरह, ठीक है। तो 2025 से 2030 के दौरान 20% तक की इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल में। इससे फार्मर की इनकम बूस्ट होगी, कार्बन एमिशंस कम होगा और हमारी कंट्री की डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल भी कम होगी, ठीक है। फिर सेकंड हमारा बिग इशूज है या फिर बिग मेजर इशू है हमारा गोल्ड। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरे पास में, जिसका मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगी कि हमारे यहाँ गोल्ड की इतनी क्यों डिमांड है। हमने क्रूड ऑयल की तो समझ सकते हैं हम कि क्रूड ऑयल की डिमांड तो है, चलो गोल्ड की इंडियन हाउस होल्ड्स में इतनी क्यों डिमांड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इंडिया इज वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर आफ्टर चाइना, और इंडिया इंपोर्ट्स अबाउट 900 टन्स ऑफ गोल्ड अ ईयर, ठीक है। इसको समझ में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर इंडिया कंसर्न ड्यू टू इंक्रीज गोल्ड इंपोर्ट की कंसर्न क्या है ना, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो ठीक है, क्या कंसर्न है। तो देखो 2012-13 में फिस्कल ईयर के शुरुआती 8 महीनों में हमारा जो गोल्ड इंपोर्ट था वो क्रॉस किया गया था $30 बिलियन रुपीस, है ना, जिसकी वजह से आरबीआई को बहुत ज़्यादा मेजर्स लेने पड़े ताकि हम इंपोर्ट्स को कम कर सकें, गोल्ड की इंपोर्ट्स को। क्या किया आरबीआई ने, हाइक कर दिया इंपोर्ट ड्यूटी में, है ना, और ये भी बना दिया कि 20% आप जितना भी इंपोर्ट करें उतना आप एक्सपोर्ट करेंगे एज ज्वेलरी, ठीक है। इससे क्या होगा, आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का थोड़ा सा बैलेंस बना पाएंगे, प्लस इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से आपकी जो डिमांड फॉर गोल्ड है, फिर आप इंपोर्ट्स जो है वो कम कर लेंगे, है ना। ये एक्शंस क्यों लेने पड़े 2012-13 में आरबीआई को, क्योंकि जो है करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपेंड कर गया था 4.8% जीडीपी का 2012-13 में, है ना। अभी भी इससे कम है, 4.4 है, लेकिन देखो 2012-13 में ही 4.8% बन गया था करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी की टर्म्स में, है ना। जिससे क्या हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था, आपका रूपी जो है बहुत शार्पली डेप्रिशिएट कर रहा था। और इन सिचुएशन क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट्स फर्दर लो, इंपोर्ट्स फर्दर हाई, मतलब बहुत भयानक सिचुएशन बन सकती थी। समझ में आ रही है आपको बात। अच्छा, और गोल्ड इंपोर्ट डायरेक्टली भी अफेक्ट करेगा आपके करंट अकाउंट डेफिसिट को, ठीक है, क्योंकि गोल्ड कंजम्पशन इंक्रीज करेगा तो आपका ट्रेड डेफिसिट, जो कि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है, वो भी इंक्रीज करेगा, और एज अ रिजल्ट आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होएगा, आपका रूपी वीकर होएगा। और थंब रूल क्या कहता है, लार्जर करंट अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी वो होएगा आपके पूरे इकोनॉमी के लिए रिस्कियर, ठीक है। गोल्ड इंपोर्ट्स आर पार्टली एट्रीब्यूटेबल टू हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन एज वेल, ठीक है। अब इनिशिएटिव क्या है गवर्नमेंट का, ये दो आप पढ़ लेंगे, और इसके साथ आपका ये कॉजेस वाला पार्ट और इशूज़ वाला पार्ट ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट का हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है।